आज मैं कोशिका के आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा पादप कोशिकांग का नामांकित चित्र बनाए हैं और इस चित्र को हम बताएं कैसे आप लैब में देखेंगे। आप जैसे पौधा है, कोई पौधा सपोज डेट यही पौधा है और पौधा का ग्रोथ पॉइंट जो है अग्रभाग अग्रस्त भाग में एपिकल नाच में होता है। तो यहाँ जब वृद्धि होता है इनके कली को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा काट लेते हैं और लय में सेक्शन काटते हैं। सेक्शन दो तरह के काटा जाता है। एक एलियस होता है, यानी इस तना को ऊपर से हम काट कर नीचे तक दो बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं और वह एलियस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो गया। और दूसरा जो है हम रेजर की सहायता से इस प्रकार काटते हैं, गोल जो है संरचना होता है, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस कहते हैं। तो यह ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन हम काटते हैं उसकी कली में, तो उसको स्टेनिंग करते हैं सेफरीन में, कॉटन ब्लू में, उसको स्टेनिंग करके स्लाइड पर रख कर और हम उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो ये सारी जो है दिखाई देता है, आपकी किताब में भी यह तो ये दिखाई देता है। ये कोशिकांग है, प्रत्येक कोशिका में यह कोशिकांग होता है और एक कोशिकांग के एक एक बिंदु हम लोग को पढ़ना है। पहला बिंदु हम आपको केंद्रक के बारे में बता रहे हैं। केंद्रक जो है प्रत्येक कोशिका के मध्य में होता है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक 1831 में जब कोशिका का अध्ययन कर रहा था तो देखा कि कोशिका के मध्य में एक गहरे लाल रंग का गोल रचना दिखाई देता है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। यह केंद्रक में केंद्रिका होता है। इस केंद्रिका में देखिए पोर होता है, जिसके द्वारा केंद्रक रस आता जाता है, केंद्रक रस आता जाता है। और इसमें जो है क्रोमैटिन धागा होता है, क्रोमैटिन होता है जो धागे के समान होता है। ये क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़ कर मोटा छोटा रचना बना लेता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार यह जो है हो जाता। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमैटिन ऐसे जो है सिकुड़ कर मोटा छोटा रचना बना लेता है, इसको हम गुणसूत्र कहते हैं। बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र नाम दिया था। बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र नाम दिया था। तो केंद्रक ही सभी कोशिकाओं को नियंत्रण एवं विभाजन का काम करता है। केंद्रक जिस कोशिका में नहीं रहता है वह कोशिका अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। इसके बाद से ये बड़ा कोशिकांग हम बनाए जिसको हम रिक्तिकाएँ या वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल्स, रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स कहते हैं। ये वैक्यूल्स कैसे इसमें बन जाता है कि देख लीजिए, ये प्लांट है, वृद्धि कर रहा है। ऊपर जो वृद्धि रीजन में जो भाग है उसको हम तोड़ कर सेक्शन काट कर देखते हैं तो ये दिखाई देता है। और दिखाई देता तो क्यों इसमें ये वैक्यूल हो जाता है, जितना इसमें कोशिका द्रव्य होना चाहिए यानी पानी खनिज लवण होना चाहिए, तो यह अधिक वृद्धि कर लेता है और उतना पानी और जीव द्रव्य बन नहीं पाता है। तो वृद्धि अधिक हो गया, अब पानी की कमी हो गया, तो उसमें एयर बबूल आ जाता है। एयर बबूल आ जाता है तो इससे हम रिक्तिकाएँ कहते हैं। ये रिक्तिकाएँ और पौधा जब बड़ा होता है तो ये रिक्तिकाएँ आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना लेता है। और ये वैक्यूल जब बनता है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि ये वैक्यूल चारों तरफ से घिरा किसके द्वारा रहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वैक्यूल चारों तरफ से टोनोप्लास्ट के द्वारा घिरा था। टोनोप्लास्ट के द्वारा घिरा रहता है। और इसके अंदर
जो है कोशिका रस भरता है, सेल से कोशिका रस भरा रहता है। वह कौन सा कोशिका रस होता है? आप जानते हैं सभी कोशिकाएं उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म क्रिया करता है, उस समय कुछ वर्ज्य पदार्थ वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होता है और वह वेस्ट मटेरियल इसी कोशिका द्रव रिक्तिका में कोशिका द्रव के रूप में एकत्रित होता है, इसी रिक्तिका में एकत्रित होता है, अर्थात कचरा एकत्रित होता है। इसलिए रिक्तिका को हम कचरा का घर भी कहते हैं। कोई पूछे कि पादप में कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसे हम कचरा का घर कहते हैं, तो ये वैक्यूल्स है, रिक्तिकाएँ हैं, है ना। अब ये कचरा जो कोशिका द्रव्य है आपस में क्रिया करके ये रंगा द्रव्य में बदल जाता है। किस में बदलता है? रंगा द्रव्य में बदल जाता है। और रंगा द्रव्य क्या क्या है? एंथोसाइनिन में बदल जाता है। एंथोसाइनिन क्या है? एक रंगा द्रव्य है जो फूलों का रंग प्रदान करता है। पेड़ पौधे के जो फूल होता है, लाल पीला जो भी रंग होता है, वह कोशिका द्रव्य के में उपस्थित एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। और इसी रिक्तिका में ये कोशिका द्रव्य भरा रहता है, फूला रहता है, और जिसके कारण ये पेड़ पौधा जो भी है वो प्रफुल्लित रहता, फूला दिखाई देता है ना। तो ये रिक्तिका का काम है। अब ये रिक्तिका के बाद आपको हम जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चारों तरफ बिंदी बिंदी जो दिखाई दिए हैं यह राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम किसे लगा रहता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। राइबोसोम दो प्रकार के होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होता है, आप लोग जानते हैं, 70 यस प्रकार के और 80 यस प्रकार के। सर्वप्रथम फैलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज जंतुओं में किया था, अर्थात राइबोसोम का खोज का श्रेय फैलाडो को जाता है ना। उसके बाद ये राइबोसोम जो दो प्रकार के हैं, ये 70 यस प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, 80 प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। ये दोनों राइबोसोम दो भागों में बढ़ता है। ये दोनों राइबोसोम जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है। या 70 यस प्रकार के राइबोसोम 50 यस धन 30 यस में बढ़ जाता है। देख लीजिए 30 यस में बढ़ जाता है। और ये दोनों भाग किस प्रकार दिखाई देता है आपको यहाँ बता रहे हैं। ये चित्र के माध्यम से या ऐसे जो दिखाई देता है, देखिए, हाँ, या 50 यस हो गया यस, यह 30 यस हो गया। और ये मैग्नीशियम आयन के द्वारा, Mg मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक ना। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अधिक हो जाएगा तो ये दोनों भाग जुड़ जाता है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम हो जाता है तो दोनों आयन अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार यह 80 यस वाला जो होता है, 80 यस का जो होता है 50 यस धन जो है 40 यस हो जाता है, 40 से। तो ये 50 यस 40 यस हुई, ये भी जो है क्या होता है मैग्नीशियम आयन के द्वारा ही जुड़ा रहता है। ये आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इसका एक ही मुख्य काम है, जितने चाहे प्लांट कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों में यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। उसके बाद से आपको हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी कोशिकाओं का ऊर्जा का घर कहलाता है। आप तो ये जानते हैं
प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयरों से घिरा रहता है। अंदर के लेयर जो है उंगली के घुमावदार जैसे रहता है और ऊपर जो है एक सड़क खाली रहता है। जब यहाँ ग्लूकोज पहुँचता है और कार्बन ऑक्सीजन पहुँचता है तो उपापचय क्रिया करता है यह। उपापचय क्रिया करने के फलस्वरूप इसी तरह उपापचय ये ग्लूकोज को C6H12O6 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे CO2 प्लस ATP प्लस H2O बनता है। ये ATP जो है ऊर्जा है, ATP ऊर्जा एनर्जी का काम करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं चाहते हैं जो भी काम हम लोग करते हैं इसी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वर्ज्य पदार्थ के रूप में होता है। तो ये ऊर्जा को उत्पन्न करने का काम करता है, इसलिए इसे हम ऊर्जा का घर कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी बेंडा रखा था। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। उसके बाद से आप देखेंगे इसमें क्लोरोप्लास्ट आता है। जितने पादप हैं उसमें जो हरे रंग का बढ़क क्लोरोफिल होता है उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट, ये जो हम लिखे हैं क्लोरोप्लास्ट यह होता है। यह इस प्रकार दिखाया जाता है, एक सिक्का दूसरे सिक्का के ऊपर रख एक ढेर बना लेते हैं और इसी तरह ये भाग जो है यह एक ग्रेना भाग है, इसमें ये ग्रेना भाग है और जो है स्ट्रोमा के द्वारा ये जुड़ा रहता है। ये लेमली है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है और इसी में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट दोनों ऐसा कोशिकांग है जिसमें DNA और 70 प्रकार के RNA पाया जाता है। इसलिए अपने जैसे ये कोशिकांग का निर्माण स्वयं कर लेता है, इसलिए इसे अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। तो उसके बाद से इस पूरे जो है कोशिका में यह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म भरा रहता है। समझिए ना बच्चे, तो इस प्रकार इसमें भरा रहता है या फूला रहता है और इसमें ये प्लाज्मा डेस्मेटा होता है। ये मध्य में ये आउटर लेयर है, ये मिडिल लेयर है, ये इनर लेयर है। तो ये मिडिल लेयर में ये प्लाज्मा डेस्मेटा मेम्ब्रेन होता है जिसके द्वारा एक कोशिका दूसरे कोशिका को जोड़ने का काम करता है। बच्चे ये जो है आप कोशिकांग को खूब बढ़िया चित्र बना लीजिएगा और चित्र बनाकर नामांकित चित्र उसको कहते हैं कि चित्र बनाइए और सबका नाम लिखिए, इसे नामांकित चित्र करिए। इसको बनाकर खूब बढ़िया डिटेल कर लीजिएगा। आज की पढ़ाई बस इतना ही।